ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। संकट का ठोस समाधान खोजे भारत। अभी आप देख रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं कि दुनिया भर में हलचल मच जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित आयात शुल्क यानी कि टैरिफ की घोषणा हो गई है। आयात का मतलब होता है कुछ आप लोग खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कि कुछ बेच रहे हैं। ट्रंप की समझ से उनका यह कदम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चली आ रही असमानता को ठीक करने का प्रयास है। ट्रंप प्रशासन मानता है कि अमेरिका में तो आयातित उत्पादों पर टैरिफ की दरें बहुत कम थी, परंतु बाकी देशों में अमेरिकी उत्पादों को भारी टैरिफ चुकाना पड़ता है। टैरिफ ढांचे में बदलाव को ट्रंप ने अपना अहम चुनावी मुद्दा बनाया था। बढ़े हुए आयात शुल्क दो श्रेणियों में आए हैं। पहला आधार शुल्क यानी कि बेस टैरिफ, जो अब तक 2.5% था और इसे बढ़ाकर 10% किया गया, और दूसरी श्रेणी में विभिन्न देशों को चिन्हित कर उन पर आप देखते अलग अलग दर से पारस्परिक यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। आप जितना हमारे ऊपर लगाएंगे, हम उतना ही टैरिफ आपके ऊपर लगाएंगे। और आप देखिए, इसकी गणना करने के लिए अमेरिका ने विभिन्न देशों के साथ अपने व्यापार घाटे को आधार बनाया। बढ़े हुए शुल्क की सबसे ज्यादा मार चीन, वियतनाम, थाईलैंड, ताइवान आदि पर पड़ने वाली है। यूरोपीय यूनियन, दक्षिण कोरिया और जापान उन देशों में शामिल हैं जिन पर अपेक्षाकृत कम टैरिफ लगाया गया, परंतु अमेरिका को होने वाले भारी निर्यात की वजह से यह कम टैरिफ दरें भी इन देशों की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालेंगी। बाकी देशों के मुकाबले भारत पर लगाया गया 26% टैरिफ फिर भी काफी हल्का है। अपने चुनाव अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को विशेष रूप से इंगित कर टैरिफ किंग बताया था, और इसका कारण उम्मीद लगाई जा रही थी कि भारत पर चीन और वियतनाम जितना भारी शुल्क लगाया जाएगा, भारत का इस तरह रास्ते में सस्ते में छूट जाना राहत भरा है। चूंकि भारत का अमेरिका को होने वाला निर्यात सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 2% है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर एकदम कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि दवाइयों, धातुओं, सेमीकंडक्टर आदि को जवाबी टैरिफ से मुक्त रखा गया है। अमेरिका को निर्यात होने वाली भारतीय वस्तुओं का बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं श्रेणियों में आता है। एक बार चलिए आप लोग दुनिया को देख लीजिए। ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। ये आपको चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया देखने को मिल रहा है। ये रूस है, यूक्रेन है। यहाँ आप लोगों को इजराइल देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप लोग जाएंगे तो आपको यूनाइटेड स्टेट अमेरिका देखने को मिल जाएगा। ये आप लोग वॉशिंगटन डीसी, इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। और आप देखिए शेयर बाजार में बड़ी उठापटक चल रही है। और यूएस एड की समाप्ति, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति, पेरिस जलवायु समझौते और डब्ल्यूएचओ जैसे संगठनों से निकलना और आप्रवासन नीति में कड़ाई दिखाती है कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नीति को विदाई दे दी है। और जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा से उसने एक तरह से विश्व व्यापार संगठन समझौते से हाथ खींचकर आर्थिक नीति में भी एक लाख चलो की नीति अपना ली है। और आप देखिए कि इन नीतियों का अमेरिका और समूचे विश्व पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, यह तो समय बताएगा। और आप देखिए, परंतु यह स्पष्ट है कि अमेरिका उद्योग के महत्व को समझकर फिर से उत्पादन क्षेत्र पर बल दे रहा है। जर्मनी जैसे यूरोपीय देश पहले से ही स्वचालित निर्माण प्रौद्योगिकी की मदद से उत्पादन प्रक्रियाओं को विस्तार देने में लगे हुए हैं। पूरा विश्व इस पर एकमत है कि उत्पादन और व्यापारिक स्पर्धा ही इस युग का युद्ध क्षेत्र है। और देखिए, अगर हम बात करें किसकी, यूएन की, तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें डब्ल्यूएचओ की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग बात करें किसकी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इस तरह के संगठनों से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो याद रखा करिएगा। और आप देखिए, बदली परिस्थितियों में भारत के पास दो विकल्प हैं। पहला यह कि हम घरेलू उत्पादन को संरक्षण और बढ़ा दें, या फिर अमेरिकी चिंताओं को संबोधित कर टैरिफ कम करें। यदि भारत वैश्विक बाजार में अपनी जगह बनाना चाहता है, तो उसे संरक्षणवाद से मुक्ति पानी होगी। घरेलू उत्पादन को मिले संरक्षण ने उत्पादन को मिले संरक्षण ने भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता को कभी निखरने नहीं दिया। अमूल के अलावा शायद ही कोई ऐसा उत्पाद है जिसने भारत से निकलकर अपनी पहचान बनाई हो। उत्पादन के क्षेत्र में अब आज यह और भी आवश्यक हो गया कि बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए विशिष्टता, नवीनता, गुणवत्ता और डिजाइन पर निरंतर बल दिया जाए। संरक्षणवादी नीतियों के चलते ऐसा हो पाना कठिन है।
हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि चुनिंदा व्यापारिक घरानों को संरक्षण देते हुए कुछ ऐसे उत्पादों की उपलब्धता और मूल्य को नियंत्रित किया गया जो सहायक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। वस्तु और फुटवियर उत्पादन उसके उदाहरण है। बांग्लादेश के वस्त्र निर्यात में आए उछाल का एक कारण वहां कच्चे माल की उपलब्धता में विविधता है। दूसरी तरफ भारत में कई तरह के कपड़ों पर लागू एंटी डंपिंग ड्यूटी ने गारमेंट निर्माण की संभावनाओं को सीमित किया। ऐसे में यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों का निर्यात उनकी अर्थव्यवस्था का क्रमशः 87 और 65% हो गया। इन देशों में औसत आयात शुल्क 9.6 और 11.5% है। इसके मुकाबले भारत का औसत आयात शुल्क 18% है। भारतीय परिदृश्य में वर्तमान परिस्थितियों की तुलना वर्ष 1991 से की जा सकती है, जब भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ा था और उस समय भी शुरुआती विरोध और संदेह के बाद अंतोगत्वा परिणाम सुखद हुए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ इस मायने में भारत को एक सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में मलेशिया को छोड़कर बाकी सभी देशों की तुलना में भारत पर लगा टैरिफ सबसे कम है। इससे भारत के कपड़ा, वस्त्र, जूता, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, खिलौना निर्माण को तुलनात्मक लाभ मिलना चाहिए, परंतु भारत के लिए उत्पादन क्षेत्र का विस्तार उतना ही चुनौतीपूर्ण है जितना ट्रंप द्वारा महज टैरिफ बनाने में घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन की उम्मीद। अपने उत्पादन क्षेत्र के विकास के लिए भारत को कौशल विकास, पूंजी की लागत, श्रम कानूनों में लाल फीताशाही, सरकारी भ्रष्टाचार, सामान्य व्यवहार में व्यावसायिक दृष्टिकोण पर ध्यान देना होगा। और ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ भारत के लिए आपदा में अवसर बन सकते हैं, बशर्ते हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की संकल्पना को नारेबाजी से आगे बढ़कर व्यवहार में ले आए। लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य वरिष्ठ स्तंभकार हैं। इनका नाम है, आप देखते हैं कि विकास सारस्वत। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग दीजिएगा जरूर। अब आप देखिए, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। अब हम लोग चुपचाप तो नहीं बैठ सकते, हमें कोई और रास्ता निकालना होगा और इस समस्या का कोई तो समाधान होगा, उस पर हमें फोकस करना चाहिए, समस्या के समाधान पर, ना कि समस्या को लेकर बैठे रहना चाहिए। भाषा पर विभाजनकारी राजनीति। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने एक बार फिर परिसीमन का अपना पुराना राग छेड़ा है। इस मुद्दे को उछालने के साथ वह केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लगाते चले आ रहे हैं कि वह तमिलनाडु पर हिंदी थोपना चाहते हैं। उन्होंने परिसीमन और भाषा को आधार बनाकर दक्षिण के राज्यों को गोलबंद कर एक नई राजनीति की शुरुआत की है और उन्होंने त्रिभाषा फार्मूला लागू करने को लेकर अंधराष्ट्रवाद जैसे शब्द का उपयोग किया है। हजारों वर्षों की राष्ट्र की संकल्पना और आदि गुरु शंकराचार्य के राष्ट्र की अवधारणा को अंधराष्ट्रवाद की संज्ञा देना ठीक नहीं है। उन्हें भारत और पश्चिम की राष्ट्र की अवधारणा के अंतर को समझना होगा। भारत राष्ट्र का आधार राजनीतिक नहीं सांस्कृतिक है। 1947 में देश का विभाजन पंथ को राष्ट्रीयता का दर्जा देकर किया गया, जो भविष्य में गलत साबित हुआ। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले बांग्ला भाषी लोगों को लगा कि उनकी अपनी मातृभाषा बांग्ला खतरे में है और अतः उन्होंने खुद को पाकिस्तान से अलग कर लिया। और जिस तरह पंथ राष्ट्र नहीं, उसी तरह भाषा भी राष्ट्र नहीं है। और पंथ, भाषा, चित्र और जाति की भावना भड़काकर अलगाव की राजनीति का इतिहास पुराना है, जिससे सावधान रहने की आवश्यकता है। चलिए एक बार तमिलनाडु चलते हैं हम लोग। अब आप देखिए, केंद्र सरकार कह रही है कि त्रिभाषा फार्मूला जो हम कह रहे हैं, उसमें हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हिंदी की उल्लेख किया गया कि हिंदी लागू करना जरूरी है। कोई भी भारतीय भाषा आप रख सकते हैं। और परिसीमन के बाद आप देखते हैं कि एक चिंता है दक्षिण के भारत की, सभी दक्षिण भारत के राज्यों की, क्योंकि आप देखते हैं कि जनसंख्या के आधार पर सीटें निर्धारित होती हैं। अब जो नई जनगणना होगी उसमें आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन राज्यों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, तो यहां सीटें भी तेजी से बढ़ेंगी। लेकिन तमिलनाडु की बात कर लीजिए, आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए, केरल, कर्नाटक की बात कर लीजिए, पंजाब तक की बात कर लीजिए, इनमें आप देखते हैं कि जनसंख्या पर काफी नियंत्रण पाया है, तो यहां सीटें ना के बराबर बढ़ेंगी। तो आप देखते हैं कि वो विरोध कर रहे हैं। इसीलिए तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अधिक जनसंख्या बढ़ाइए, यानी अधिक बच्चे पैदा करिए। ये तमिलनाडु, चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राज्यीय सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, डीएमके की सरकार है, आर.एन. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में आपका तमिलनाडु फैला हुआ है। ये आप देखते हैं कि भारत विविधताओं वाला देश है। इस विविधता का सम्मान होता रहा है और हमारा देश भाषा के साथ साथ भाव से भी जुड़ा है। चूंकि इस्लाम, ईसाइयत, वामपंथ आयातित है, अतः भारत को भारत की नजर से देखना होगा। यहाँ कोस कोस पर पानी, 4 कोस पर वाणी बदल जाती है। और हमारे देश में विभिन्न धर्म आप देखेंगे, विभिन्न जातियों समूह में बटे हुए हम लोग, विभिन्न आप देखते हैं कि भाषाएं देखने को मिल जाएंगे। चूंकि भारत का इतिहास बाहरी आक्रमण का गवाह है, अतः देश के संविधान निर्माताओं ने विविधता को ध्यान में रखकर भाषा नीति बनाई, ताकि राष्ट्र की एकता, अखंडता पर कोई
संकट न आ पाए। संविधान के भाग 17 अध्याय 1 के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी स्वीकार की गई। संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों तक शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की बात कही गई थी। इसी भाग के अध्याय 2 के अनुच्छेद 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात है और राज्यों में आप देखिए शासन प्रशासन समाज के बीच समन्वय संवाद बनाने के लिए 1956 में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया। और चूंकि मातृभाषा में शिक्षा तथा संघ की राजभाषा हिंदी और शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा की प्रयोग की बात थी, अतः अंग्रेजी हिंदी और मातृभाषा यानी कि त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया गया। दक्षिण भारतीय राज्यों को भाषाई पहचान का कोई खतरा नहीं है। 1961 में तमिलनाडु की जनसंख्या ये आप देखते कितनी 3,36,86,953 थी, जिसमें मातृभाषा तमिल लिखवाने वाले ये आप देखिए 2,80,11,099 यानी कि आप देखिए 83.15% थे। तमिल को सहायक या अनुषंगी भाषा लिखवाने वालों की संख्या 15,87,552 थी। द्विभाषिक में अपनी भाषा अंग्रेजी बताने वालों की संख्या 10,76,467 थी। 2011 में तमिलनाडु की जनसंख्या 7,21,47,039 थी, जिनमें मातृभाषा तमिल बताने वालों की संख्या 6,37,53,997 यानी बढ़कर 88.36% हो गई। समय के साथ भारतीय प्रशासनिक और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित तमिल बंधु दूसरे राज्यों विशेषकर हिंदी भाषी राज्यों में जाने पर हिंदी के महत्व को समझने लगे हैं, लिहाजा तमिलनाडु में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या बढ़ने लगी। 2011 में अनुषंगी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या 3,93,380 थी, जो 2011 में बढ़कर 4,46,000 ये आप देखिए 806 हो गई है। दक्षिण के चारों राज्यों की मातृभाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है। राज्यों में इन्हें बोलने वालों की संख्या 1961 में ये आप देखिए कितनी 3,25,67,095 यानी कि 96.67% थी, जो 2011 में बढ़कर 7,570,000 यानी कि 97.02% हो गई। तमिलनाडु में ना तो मातृभाषा तमिल को कोई खतरा है, ना ही शेष दक्षिणी राज्य की अन्य भाषाओं को। और आप देखिए विदेशी भाषा अंग्रेजी पर मौन और भारत की राजकीय भाषा हिंदी और देवनागरी का विरोध मुख्यमंत्री स्टालिन पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लगता है कि राजनीतिक कारणों से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री परिसीमन संघ भाषा का भावनात्मक पक्ष आगे बढ़ रखकर दक्षिण के राज्यों के नेता बनकर उभरना चाहते हैं, पर उन्हें यह भी बताना होगा कि उनके राज्य में तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बोलने वालों की संख्या क्यों घट रही है। यहां विशेष रूप से आप देखते हैं कि विशेष रूप से तेलुगु का उल्लेख करना आवश्यक है। 1961 में तमिलनाडु में अपनी मातृभाषा तेलुगु लिखवाने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का 9.98% थी, जो 2011 में घटकर 5.86% रह गई। आंध्र प्रदेश के लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में गए, अतः 1961 से 2011 के बीच तेलुगु भाषी की संख्या राज्य में 2.41% कम हुई है। शेष दक्षिण के राज्यों यथा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में मातृभाषा वालों की संख्या बढ़ी है, कम नहीं हुई है। इसलिए भाषा के आधार पर विभाजनकारी राजनीति बंद होनी चाहिए। और जहां तक परिसीमन की बात है तो यह एक राजनीतिक विषय है जिस पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जवाब आ गया है। इससे किसी राज्य का आहित नहीं होगा। परिसीमन आयोग गठित होने पर उसकी विषय वस्तु पर चर्चा होगी, पर भाषा विशेषकर मातृभाषा का विषय भावनात्मक है। इसके साथ राजनीति का घालमेल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखदायी होगा। लेखक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, इनका नाम है आप देखिए हरेंद्र प्रताप, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। तो अपनी अपनी चिंताएं हैं, बस आप लोगों को दोनों पक्षों को ध्यान में रखना है। ऊर्जा, प्रेम के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके अभाव में जीवन निरीह प्रतीत होने लगता है। जितनी आप देखिए प्राणवायु जीवन के लिए आवश्यक है, उससे कहीं अधिक प्रेम का संचार भी जीवन में महत्वपूर्ण है। कबीर दास के अनुसार ढाई आकर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। अब यह प्रेम प्रकृति से, इष्ट से, परिवार से, समाज से, गुरु से या फिर कहिए स्वयं से हो सकता है। इन सभी के मध्य तारतम्यता स्थापित करने का एकमात्र सुगम तरीका प्रेम के मीठे बोल और अनुराग भरा व्यवहार है। एक फूल भी यदि हम प्रेम से पौधे से तोड़ते हैं तो वह भी अपना यौवन प्राप्त कर लेता है। वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो यदि उसे झटके से तोड़ा जाए तो भिन्न छिन्न छिन्न हो जाता है। और आप देखिए जिस प्रकार प्रेम की उपस्थिति संपूर्ण वातावरण को सुभाषित कर नई उमंग कड़कड़ में घोल देती है, उसके विपरीत बिना प्रेम और प्रीत के सब कुछ नश्वर प्रतीत होने लगता है। प्रेममय होकर आपका किया गया प्रयास सफलता प्राप्त करने की क्षमता रखता है। निस्वार्थ भाव से किया गया समर्पण प्रेम को ईश्वरीय कृपा का पात्र बना देता है।
साधारण मनुष्य ही क्या, परमात्मा भी सिर्फ प्रेम के भाव का भूखा है। जीवन में प्रेम की आहट सुनकर उसका खुले मन से स्वागत कर आजीवन बसंत ऋतु को अपने ही द्वार पर डेरा डाले रखा जा सकता है। ऐसा होना प्रकृति का की सबसे सुंदर ऋतु स्वागत में पल के बिछाने के समान ही होगा। नदियों में आप देखिए, नदियों से जल, पेड़ों से फल प्रकृति द्वारा बिना किसी अपेक्षा के हमें प्राप्त होते हैं। और जो तो प्रेम में मनुष्य से अपेक्षा क्यों। और जब हम बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं तो ऐसा प्रेम हमें एक अद्भुत संपत्ति से मालामाल कर देता है। ऐसी संपदा का धनी व्यक्ति धनन्य की श्रेणी में सर्वोपरि कहलाता है। जहां प्रेम नहीं, वहां प्रेम के अभाव में दुनिया की सारी संपत्ति का कोई मोल नहीं है। जैसे जल बिन मछली, और वैसे ही प्रेम बिना जीवन सूना और मृत मूल्य हो जाता है। बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख रहे हो आप लोग। ट्रम्प का कहर, वही जो टैरिफ को लेकर बातें हो रही हैं दुनियादारी की, जैसी आशंका थी वैसा ही हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से छेड़े गए टैरिफ बार से दुनिया भर के शेयर बाजार लड़खड़ा रहे हैं। अन्य देशों की तरह भारतीय शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। यह सिलसिला आगे भी कायम रह सकता है, लेकिन ट्रंप यह देखने से भी इंकार कर रहे हैं। उनकी टैरिफ नीति का अमेरिका में भी बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। वहां के लोग अपनी जरूरत की सामग्री की अग्रिम खरीद में जुट गए हैं, क्योंकि वो महंगी हो जाएगी ना, टैक्स लग जाएगा। ट्रंप ने मनमाने तरीके से दुनिया भर के देशों पर आयात शुल्क लगाकर उस मुक्त अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। क्या कर दी? कमर तोड़ दी। या आप देखें, कमर तोड़ दी जिसका कभी अमेरिका चैंपियन हुआ करता था। ट्रंप ने जिस तरह एक झटके में विश्व व्यापार व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया, उसके बुरे परिणाम अन्य देशों के साथ अमेरिका को भी भोगने पड़ेंगे। भले ही ट्रंप दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी उथल पुथल को लेकर यह कह रहे हैं कि उनकी दबा का असर हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि उनकी कुविचारित टैरिफ नीति ने ना तो अमेरिका का व्यापार घाटा कम होने जा रहा है और ना ही वे अमेरिकी उद्योगों फिर से स्थापित होने वाले, जो समय के साथ दूसरे देशों में स्थानांतरित हो गए हैं। वे इसलिए स्थानांतरित हुए क्योंकि अमेरिकी उद्योगपतियों ने यह पाया कि अमेरिका के मुकाबले दूसरे देशों में उत्पादन करना सस्ता है। यह समझ रहे हैं कि अब अमेरिका में उन सब वस्तुओं का उत्पादन होने लगेगा जिन्हें अमेरिकी कारोबारी बाहर से मंगाते हैं। तो यह उनका दीवा सपना ही है, क्योंकि एक तो उद्योग रातों रात स्थापित नहीं होते, दूसरा अमेरिका में श्रम कहीं अधिक महंगा है। अमेरिकी कारोबारी मुनाफा कमाने के लिए दुनिया भर में बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं। वे ट्रंप के कहने पर भर से अमेरिका में उद्योग लगाने लगेंगे, इसका आसार नहीं दिखते हैं। ट्रंप अपने मनमाने फैसले को सही ठहराने में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें ना सही और उनके सलाहकारों को इतनी समझ होनी चाहिए कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तत्काल सुधार नहीं हो सकता है। हैरानी नहीं कि उनके सहयोगी शेयर बाजार में गिरावट का फायदा उठाने में लगे हों। जो भी हो, ट्रंप के फैसले से अमेरिका में मंदी अपनी आने की आशंका गहरा गई है। यदि यह आशंका सच साबित होती है तो इसका बुरा असर पूरी दुनिया में दिखाई देगा। यह देखना दुखद है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते जिस अमेरिका को कहीं अधिक जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए, वह घोर गैर जिम्मेदारी का परिचय दे रहा है। भारत को ट्रंप की टैरिफ नीति के दुष्परिणामों का सामना करने के लिए कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि अभी यह कहना कठिन है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हो ही जाएगा। उचित निर्णय, यहाँ पर आप देखेंगे, पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल ने आमरण अनशन समाप्त कर समझदारी का परिचय दिया। सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीका अपनाया जा सकता है, और लेकिन ऐसे किसी भी तरीके को अपनाना ठीक नहीं है और जिससे जिंदगी संकट में पड़ जाए। जान से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। कोई भी आंदोलन जाने की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान कहा था कि ढल्लेवाल का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह अच्छी बात है कि केंद्र सरकार ने भी गतिरोध दूर करने के लिए अच्छा प्रयास किया। किसान संगठनों के नेताओं से बातचीत का क्रम जारी रखा। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले दौर की बातचीत में किसान संगठनों व सरकार में कोई सहमति बन जाएगी। बन जाएगी। किसान नेताओं को इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि उनके आंदोलन से व्यापारी, कारोबारी, आम जनता की परेशानी ना बढ़े। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आवाजाही बंद होने से ऐसा ही हो रहा था। धरना देना, प्रदर्शन करना वहीं तक उचित है जहां तक कि दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। इसके अलावा राज्य की आर्थिक हालात को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। लगातार आंदोलन, आवाजाही में दिक्कत होने से राज्य की छवि खराब होती है और जिसका असर निवेश पर भी पड़ता है। तेज गति से विकास के लिए कानून व्यवस्था बेहतर होना जरूरी है। और देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। एक और आप लोगों को यहां बात बता दूं, हमारे किसानों की हालत सच में बुरी है, इसमें कोई दोहराय नहीं होनी चाहिए। और वो आप देखते हैं, उन्हें फसल के दाम अच्छे से नहीं मिल पाते हैं, और आप देखते हैं कि उनकी खेती के लिए आप देखिए पानी की व्यवस्था, बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। पारिवारिक बिखराव की चिंतनीय स्थितियां,
और आजकल आप देख रहे हैं कि पारिवारिक विवाद ज्यादा सामने आ रहे हैं, कोर्ट में भी खूब चल रहे हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने बिखरे पारिवारिक ताने बाने को लेकर चिताया है। परिवारों के टूटने पर चिंता जताते हुए कोर्ट ने कहा, भारत में लोग वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास करते तो हैं, लेकिन करीबी रिश्तेदारों के साथ भी एकजुट नहीं रह पा रहे हैं। पूरी पृथ्वी एक परिवार है का भाव रखने वाला हमारा समाज आज अपने परिवार में भी एकता बनाए रखने में सक्षम नहीं है। परिवार की मूल अवधारणा ही समाप्त होती जा रही है और एक व्यक्ति एक परिवार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। वस्तुतः संपत्ति से के बंटवारे और बड़े बेटे को बेदखल करने के पारिवारिक विवाद से जुड़ी एक याचिका पर की गई न्यायालय की टिप्पणी सचमुच विचारणीय है। पारिवारिक टूटने से अकेले छूटते बच्चों से लेकर प्रताड़ित होते बुजुर्ग और युवा जोड़ों के संबंध में जगह बनाती बर्बरता एक आरोप प्रत्यारोपण तक है, सब कुछ भयावह स्थितियों की सामने रखता है। भावनात्मक टूटन व्यवहारिक उलझनों का जाल अनगिनत मुश्किलें खड़ी कर रहा है। एक और पारिवारिक समस्याओं के कारण आत्महत्या के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर भीभत्स ढंग से अपनों की जान लेने की घटनाएं भी भयभीत करने वाली हैं। अब आप सोचिए, एक समय जिसके लिए आप जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, घर वालों के खिलाफ चले जाते हैं, दुनिया के खिलाफ चले जाते हैं। एक समय के बाद वही आपको इतना खटास लगने लगता है, इतना खटकने लगता है कि आप उसकी जान तक ले लेते हैं। गजब का प्यार मैं समझता हूं ऐसा है। यूं परिवार में साथ सहयोग और संबल का रीतना चिंतनीय है। अपने आप तक सिमटती जीवन में निजी स्वतंत्रता, सामाजिक दायित्वों और पारिवारिक रिश्तों से ज्यादा अहम हो चली हैं। और आप देखिए, चिंतनीय है कि दरकते पारिवारिक संबंधों, सिमटते परिवारों से बने संघर्षशील हालात समग्र समाज पर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। परिवार को वैश्विक समुदाय का ही लघु रूप कहा जाता है, एक ऐसी इकाई जो स्नेह और सहभागिता की मानवीय समझ को पोषित करने वाला परिवेश तैयार करती है। परिवार, ये आप देखें, परिवारों के बिखरने से पूरा परिवेश दिशाहीन हो रहा है। असल में अब पारिवारिक बिखराव की वजह मन की दूरियां ही नहीं, धन की अनबन भी है। कुछ साल पहले रिसर्च थिंक टैंक दक्ष द्वारा किए गए एक्सेस टू जस्टिस सर्वे में सामने आया था कि भारत में सभी दीवानी मामलों में से 66.2% भूमि या फिर संपत्ति विवादों से संबंधित है। समझना मुश्किल नहीं है कि धन संपत्ति के लालसा में अपने ही अपनों के अधिकार छीनने का नकारात्मक स्वार्थी सोच रखने लगे हैं। यह सोच संबंधों में खटास लाने का ही नहीं, आपराधिक गतिविधियों का भी अब कारण बन रहा है। वैवाहिक संबंधों में बर्बरता करती युवक युवतियों के मामले तो एकल परिवारों मन से चुने रिश्तों में भी आप देखते हैं कि खत्म हो रहे हैं। सच्चे जुड़ाव के हालात की वानगी और आक्रोश, अहंकार और स्वार्थ के मेल से बनी परिस्थितियां सामाजिक पारिवारिक ढांचा ही डिगा रही हैं। किसी भी वर्ग या फिर समुदाय से परे भारतीय समाज में पारिवारिक सामाजिक स्थिरता और जुड़ाव सदा से ही महत्वपूर्ण माना गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बताइए। आजकल जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, हमारे जो समाज की नींव है ये बहुत कमजोर पड़ती जा रही है। आप सोचिए कि ऐसा तो हमारे यहाँ होता ही नहीं था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये आपके क्या है आज के क्या है, ये टिप्पणियाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगी और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाता है। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये भारत चीन कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष, पड़ोसी है हमारा चाइना। ये आप देख लीजिए, ये है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। एक हालिया साक्षात्कार में चीन के संदर्भ में हुई एक चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो भारत और चीन के बीच सदियों से संघर्ष का कोई वास्तविक इतिहास नहीं है, बल्कि आपसी समझ है। और आप देखिए, भारत चीन सहयोग केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप सोच के देखिए कि दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश अगर एक हो जाए, अच्छे से रहें, तो क्या नहीं हो सकता है। और आप देखिए, 21वीं सदी एशिया की सदी है और हम चाहते हैं कि भारत और चीन स्वस्थ एवं स्वाभाविक तरीके से प्रतिस्पर्धा करें। प्रतिस्पर्धा बुरी बात नहीं, लेकिन यह कभी संघर्ष में नहीं बदलनी चाहिए। हम संवाद पर जोर देते हैं, झगड़े पर नहीं, क्योंकि केवल संवाद के माध्यम से हम एक स्थिर और सहकारी संबंध, ये आप देखते हैं कि क्या करें, संबंध बना सकते हैं, दोनों देशों के हित में होगा। और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के इस विचार में आज के भारत चीन संबंधों की गहरी समझ है, जो न कि ऐतिहासिक दृष्टि से बल्कि भविष्य में भी दोनों देशों के बीच सहयोग की दिशा को स्पष्ट करता है। वस्तुतः भारत और चीन के बीच संबंधों का इतिहास अत्यधिक प्राचीन और विविधतापूर्ण है। दोनों देशों के बीच रिश्ते हजारों साल पहले ही स्थापित हो गए थे, जब चीनी यात्री भारत आए थे। हाल ही में विकासित विलियम डेल रिम्पल की पुस्तक द गोल्डन रोड में चीन से आए प्रसिद्ध यात्रियों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा पहली और दूसरी सदी के दौरान भारत और चीन के बीच व्यापार भी हुआ करता था। सिल्क रोड के माध्यम से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए थे। ये आप लोग लिख सकते हैं जब भारत और चाइना के रिश्तों के बारे में लिख रहे हो।
भारत मसाले, रेशम, रत्न और अन्य वस्तुएं चीन के लिए बहुमूल्य मानी जाती थी, जबकि चीन से चाय, सिल्क जैसी चीजें भारत में आई। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक व बौद्धिक आदान प्रदान भी हुआ। और आप देखिए उतार चढ़ाव का दौर, ये आप देखेंगे कि भारत और चीन के बीच संबंधों में उतार चढ़ाव का दौर तब शुरू हुआ जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी विस्तार ने दोनों देशों की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित किया। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ में जब ब्रिटिश साम्राज्य का दबदबा था, तब चीन और भारत के बीच कई विवाद उभरे। और जैसे चीन में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उठे विद्रोह और भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष, इसके बावजूद 1947 में भारत की स्वतंत्रता और 1949 में चीन में माओवादी क्रांति के बाद दोनों देशों के आप देखते हैं कि बीच कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई। भारत ने वर्ष 1950 में चीन की कम्युनिस्ट शासन प्रणाली की सरकार को मान्यता दी, औपचारिक रूप से संबंध स्थापित किए। इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर कई कदम उठाए गए, लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध दोनों देशों के संबंधों में एक बड़े तनाव का कारण बना। इसके बावजूद पिछली सदी के 8वें दशक में दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयास किए। पिछली सदी के अंतिम दशक में चीन और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों में काफी वृद्धि हुई और दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन भी किया। व्यापार एवं शिक्षा, भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध पिछले कुछ दशकों से तेजी से बढ़े। पिछली सदी के अंतिम दशक में भारत के आर्थिक सुधार के बाद चीन के साथ व्यापार का स्तर दुगना हो गया। इस सदी के आरंभ में दोनों देशों के बीच व्यापार $2 अरब के आसपास था, जो 2020 तक $100 अरब तक पहुंच गया है। वैसे तो दोनों देशों के बीच व्यापार में विविधताएं हैं, जिसमें भारत से चीन को कृषि उत्पाद आयात आदि निर्यात होते हैं और चीन से भारत को इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी एवं उपभोक्ता वस्तुओं का आयात होता है। भारत और चीन के विश्वविद्यालयों के बीच अकादमिक सहयोग बढ़ा है, जिस कारण भारत के लगभग 30,000 से अधिक छात्र वहां के विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। चीन में भारतीय संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थान कार्यरत हैं। और आप देखिए दोनों देशों के विद्यार्थियों के बीच आदान प्रदान के कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। क्या होते हैं? आयोजित होते हैं। और आप देखिए भारत चीन के रिश्तों में व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच सीमा विवाद, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिस्पर्धा और सामरिक चुनौतियों के कारण तनाव भी बना हुआ है। डोकलाम एवं लद्दाख क्षेत्र में सीमा विवाद एक बड़ी समस्या है और जिसे दोनों देश द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाने के प्रयास में जुटे हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता और सहयोग की धारा कभी एक जैसी नहीं रही है। आपसी समझदारी, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हालिया साक्षात्कार में कहा कि प्रतिस्पर्धा बुरी नहीं है, लेकिन यह संघर्ष में नहीं बदलनी चाहिए। यह बयान भारत चीन के वर्तमान कूटनीतिक रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के पास अपनी अपनी विकासात्मक आकांक्षाएं हैं। दोनों ही एशिया के प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक ताकत के रूप में उभरे हैं और यह वैश्विक स्तर पर उनके प्रभाव को बढ़ाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि दोनों देश आपसी समझदारी और संवाद के जरिए अपने विवादों का हल खोजें व एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाएं। और भारत और चीन के बीच आप देखिए 75 साल के कूटनीतिक रिश्ते अपने उतार चढ़ाव के बावजूद एक महत्वपूर्ण कहानी बयां करते हैं। वह कहानी है जो व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग की। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और संवाद ही भविष्य में दोनों देशों के रिश्तों को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। 21वीं सदी में एशिया की प्रमुख शक्ति के रूप में भारत और चीन का सहयोग वैश्विक स्थिरता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये आप देखेंगे कि पारस्परिक सहयोग से आगे बढ़ने की उम्मीद। वर्तमान में भारत और चीन आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध तेजी से बढ़े हैं। हालांकि सीमा विवाद, व्यापार असंतुलन और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियां अब भी कायम है। 1 अप्रैल को दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ थी, जो इस संबंध की मजबूती और स्थायित्व को दर्शाती है। वैसे भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं विश्व की सबसे तेजी से बदलने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध पिछले 2 दशकों से में अभूतपूर्व रूप से ये बड़े हैं। हालांकि व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में है और भारत इस असंतुलन को कम करने के लिए प्रयासरत है। भारत ने आयात कम करने व घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत जैसी नीतियां अपनाई हैं। और आप देखिए राजनीतिक स्तर पर भारत और चीन ने कई बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग किया है, जैसे कि ब्रिक्स, संघाई सहयोग संगठन, G20। इनके बारे में भी याद रखिएगा। इन संगठनों से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? संगठन कोई भी मत छोड़िए, क्योंकि क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं? क्या हर साल पूछे जाते हैं संगठन। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। और इसमें आप देखिए 16 जून 2019 में
2009 में इसकी स्थापना हुई थी, 16 जून 2009 में। इसमें आप देखते हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और एससीओ के बारे में भी याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, चाइना, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और फिर एक है आपका G20, ग्रुप 20 की बात कर रहा हूँ। चलिए इसमें कितने मेंबर हैं आप लोग बताइए। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इन मंचों पर आप देखते हैं कि दोनों देशों का दृष्टिकोण कभी कभी अलग अलग होता है, लेकिन कई मुद्दों पर उनका सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा है। सीमा विवाद के समाधान के लिए दोनों देशों ने विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ताएं स्थापित की। हाल के वर्षों में उच्च स्तरीय बैठक के माध्यम से तनाव कम करने के प्रयास किए गए। भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक सहयोग भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारतीय योग, आयुर्वेद और बौद्ध मत चीन में बहुत लोकप्रिय है। वहाँ चीन के पारंपरिक मार्शल आर्ट और औषधीय प्रणाली भारत में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। दोनों देशों के बीच छात्र विनिमय कार्यक्रम और शिक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है, और जिससे आपसी समझ को मजबूती मिल रही है। भारत चीन संबंधों में कई चुनौतियां हैं, लेकिन साथ ही असीमित संभावनाएं भी मौजूद हैं। दोनों देशों को अपने सीमा विवाद को शांतिपूर्ण संवाद के माध्यम से सुलझाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। सीमा विवाद का समाधान स्थायी शांति स्थापित करने के लिए आवश्यक है। इसके लिए दोनों देशों को कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर वार्ताएं जारी रखनी होगी, और जिससे आपसी विश्वास को बढ़ाया जा सके, विवादों को टकराव के बजाय संवाद से सुलझाया जा सके। व्यापारिक असंतुलन को कम करना भी एक प्रमुख मुद्दा है। भारत को अपनी औद्योगिक और तकनीकी क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, ताकि चीन पर निर्भरता कम की जा सके, व्यापार संतुलन स्थापित हो सके। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उत्पादन और नवाचार को बढ़ावा देना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकता है। वैश्विक मंचों पर संयुक्त सहयोग से राजनीतिक स्थिरता के साथ ही आर्थिक साझेदारी भी मजबूत होगी। सांस्कृतिक आदान प्रदान, शैक्षणिक सहयोग भी आपसी संबंधों को सुधारने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दोनों देशों के छात्रों, शोधकर्ताओं और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों के बीच अधिक सहयोग और आदान प्रदान से आपसी सहयोग को प्रगाढ़ किया जा सकता है। यदि आप देखते हैं भारत और चीन इस चुनौतियों का समाधान शांतिपूर्ण और व्यवहारिक दृष्टिकोण से करते हैं, तो न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व में स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारत चीन दो प्राचीन सभ्यताएं हैं। आधुनिक वैश्विक शक्तियां एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण साझेदार है, यद्यपि उनके बीच चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन संवाद, सहयोग और परस्पर समझ से इन समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। यदि दोनों देश पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से को अपनाते हैं, तो न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व के लिए यह एक सकारात्मक संकेत होगा। और आप सोचिए कि अगर दोनों देश मिलकर काम करें तो एक अलग ही दिशा में हम लोग जा सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? इसीलिए तो आप देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे यहाँ देखने को मिलेगी, भारत में। इसीलिए पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर भी टिकी हुई है। ये राजनीति की बातें हो रही हैं। चलिए, जो आप देखते शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था ना, उसमें सभी सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों को निकालने की बात की है, तो उसी को लेकर सब चल रहा है। और भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यहाँ चलता रहता है बीजेपी के बीच। कोलकाता की बात हो रही, पश्चिम बंगाल की राजधानी है ना कोलकाता। चलिए, आप लोग पश्चिम बंगाल के बारे में बताइए, कितनी सीटें किस विधानसभा में कितनी है, राज्यसभा में कितनी है, लोकसभा में कितनी है। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता। देखिए, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केंद्र में सत्तासीन राजग के प्रमुख घटक भाजपा पिछले लंबे समय से देश में एक साथ सभी चुनाव कराए जाने की बात कह रहे हैं। हालांकि कई विपक्षी दल इस दिशा में सार्थक भूमिका में नहीं दिख रहे हैं, फिर भी भाजपा इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। वैसे कुछ विपक्षी दल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद ईवीएम में गड़बड़ी या छेड़छाड़ किए जाने की भी गाहे बगाहे चर्चा करते रहते हैं। वही दल कई चुनाव प्रक्रियाओं को लेकर भी सवाल उठाते रहते हैं। चुनाव आयोग ने संबंधित गलतफहमियों को दूर करने के लिए पिछले दिनों व्यापक अभियान चलाया, परंतु आयोग द्वारा चलाए गए संवाद के इतने बड़े अभियान के बावजूद बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठने वाले सवाल कब बंद होंगे। और देखिए, जो चुनाव हारता है वो ईवीएम पर सवाल खड़े करता है। देखिए, बीजेपी हारती थी तो बीजेपी खड़े करती थी, कांग्रेस आजकल विपक्ष भी उठाता है। वैसे तो देश में लगभग हर चुनाव के निर्वाचन अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं, और सत्ता में बैठे राजनीतिक दल पर लगभग हर चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगता रहा। और देखिए, ये कांग्रेस के समय भी लगता था, बीजेपी के समय भी लग रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? ये आप देखते हैं कि देश
कि एक पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से सत्ता में रहते हुए अदालत का सजा भी सुना चुकी थी, जिसके बाद सरकार को बचाने के लिए उन्होंने पूरे देश में आपातकाल लगा दिया। इंदिरा गांधी के समय की बात हो रही है, 1975 से 77 के बीच जो लगाई गई थी ना अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। इसके बाद लंबे समय तक चुनाव में धनबल और बाहुबल की गूंज भी सुनाई देती रही। देश को की चुनावी राजनीति में बूथ कैप्चरिंग का भी एक भयावह दौर हम सब ने देखा। भारत में ईवीएम का दौर आने के साथ ही इस मशीन पर भी कई तरह के सवाल उठने लगे। 2009 में भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे। देश भर में यात्राएं निकाली थी, किताबें लिखी थी। जीबीएल नरसिम्हा राव, जो बाद में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सदस्य बने, ने तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लोकतंत्र को खतरे वाली डेमोक्रेसी एट रिस्क कैन बी ट्रस्ट अवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नाम से एक पूरी किताब ही लिख दी थी। लेकिन वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने, भाजपा की चुनाव दर चुनाव जीतने के बाद से देश का पूरा राजनीतिक परिदृश्य ही बदल गया। पिछले एक दशक से देश के तमाम विपक्षी राजनीतिक दल ईवीएम के साथ ही चुनाव आयोग की भूमिका यहां तक की पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और आप देखिए, इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली में लगातार 2 बार 2015-2020 में अपना अपार बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी भी ईवीएम पर सवाल खड़ी करती है, जिसकी सरकार पंजाब में भी है। कर्नाटक विधानसभा और तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव जीतकर सरकार चला रही कांग्रेस ने तो बाकायदा ईवीएम और चुनाव आयोग के खिलाफ अभियान की छेड़ रखा है। भाजपा भी विपक्षी दलों पर पलटवार करते हुए यह कह रही है कि ये दल जहां जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां भी के ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते हैं, और जहां जहां चुनाव हार जाते हैं वहां का हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देते हैं। लेकिन विपक्षी दल अब केवल ईवीएम पर ही सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा भी जोर पकड़ता है दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट पर सवाल उठा चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के इसी तरह के आरोप आम आदमी पार्टी ने भी लगाए थे। बंगाल में अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऐसे में आप देखिए, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव आयोग का इतने बड़े पैमाने पर संवाद करना निश्चित तौर पर सकारात्मक कदम तो माना ही जा सकता है। चुनाव आयोग के अनुसार इस अभियान के अंतर्गत देश भर में 4,500 से अधिक बैठकें आयोजित की गई। चुनाव आयोग की तरफ से यह भी वादा किया गया कि यदि वर्तमान कानूनी ढांचे के भीतर कोई भी मुद्दा हल नहीं होता तो आयोग द्वारा उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि चुनाव आयोग की इस व्यापक पहल के बाद विपक्षी दल क्या शांत संतुष्ट हो जाएंगे और ईवीएम वोटर लिस्ट और खासतौर से चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा चलाया जा रहा अभियान बंद हो जाएगा। ऐसे में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने स्तर पर सत्ताधारी दलों के साथ ही विपक्षी दलों से भी संवाद कायम करना होगा। यह सामूहिक जिम्मेदारी है जिसके लिए विपक्ष, सरकार और चुनाव आयोग सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।